हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये साइंस और टेक का पार्ट 2 है। हम पार्ट 1 देख चुके हैं। जिसने नहीं देखा हो वो जाके पहला वीडियो देखें। फर्स्ट वीडियो में हमने 15 तक क्वेश्चन देखे थे। एक टॉपिक कंप्लीट हुआ नहीं है, आज होगा और दूसरा टॉपिक इसी में कवर होगा। तो क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 16। भुवन भुवन पोर्टल जो इसरो द्वारा विकसित किया गया है के नागरिक अनुप्रयोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, मैं क्वेश्चन करा रही हूँ, आप प्लीज सबके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दें। हर क्वेश्चन के आंसर दें। पहला क्वेश्चन है, भुवन पोर्टल जो इसरो द्वारा विकसित किया गया है के नागरिक अनुप्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका पहला पॉइंट है, भारत का अपना जियो पोर्टल है जो 2D 3D उपग्रह इमेजरी प्रदान करता है। सेकंड पॉइंट है, इसका उपयोग कृषि, जल संसाधन प्रबंधन और मनरेगा परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग के लिए किया जा रहा है। तीसरा पॉइंट है, यह केवल भारतीय सुरक्षा बलों के लिए आरक्षित है और आम नागरिक इसका उपयोग नहीं कर सकते। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में। बी सही है, पहला और दूसरा। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। कथन एक सही है, भुवन इसरो का एक वेब आधारित उपयोगिता कार्यक्रम है। क्या इसरो का है? भुवन भुवन इसरो का एक वेब आधारित उपयोगकर्ता कार्यक्रम है, गूगल अर्थ के समान लेकिन भारत विशिष्ट। सेकंड कथन देखे, दूसरा कथन भी सही है। यह ग्रामीण विकास, शहरी नियोजन, जियो टैगिंग में सरकारी नीतियों को लागू करने में मदद करता है। तीसरा कथन गलत है। यह एक ओपन एक्सेस प्लेटफॉर्म है जिसे आम नागरिक, छात्र, शोधकर्ता मुफ्त में उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार की राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका पहला पॉइंट है, हरित हाइड्रोजन का उत्पादन पानी के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा किया जाता है। जिसमें उपयोग की जाने वाली बिजली नवीनीकरणीय स्रोतों जैसे सौर या पवन ऊर्जा से प्राप्त होती है। दूसरा इसका पॉइंट है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाहन उत्पाद बाई प्रोडक्ट के रूप में केवल जल वाष्प वाटर वेपर उत्सर्जित करता है। तीसरा पॉइंट है, भारत में वर्तमान व्यावसायिक रूप से उपयोग होने वाला 100% हाइड्रोजन हरित हाइड्रोजन ही है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। सॉरी, आंसर दिख गया आपको। प्लीज चीटिंग ना करिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में हर क्वेश्चन का आंसर दें। पहला दूसरा सही है। देखते हैं, कथन एक सही है। ग्रीन ग्रीन शब्द का अर्थ ही है कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाली ऊर्जा रिन्यूएबल है। ठीक है। दूसरा कथन भी सही है। फ्यूल सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से बिजली बनती है और लाइसेंस से केवल शुद्ध पानी वाष्प निकलता है। तीसरा गलत है, कथन 3 गलत है। वर्तमान में भारत और विश्व में अधिकांश हाइड्रोजन ग्रे हाइड्रोजन है जो प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन से बनती है। इस नीति का लक्ष्य भविष्य में ग्रीन हाइड्रोजन को अपनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। डिजिटल डिजिटल भुगतान नीति के तहत यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के दैनिक उपयोग के तकनीकी पहलू पर विचार कीजिए। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से पढ़िएगा। इसमें पहला पॉइंट है, यह पशु और पुल दोनों प्रकार के वित्तीय लेन देन की अनुमति देता है।
दूसरा पॉइंट है यूपीआई 123 पे के माध्यम से फीचर फोन बिना इंटरनेट वाले फोन के उपयोगकर्ता भी यूपीआई का उपयोग कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है यूपीआई लेन देन में सुरक्षा के लिए टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है, सही बताना है, बताइए। पहला दूसरा सही है। देखिए कथन एक सही है, आप पैसे भेज सकते हैं और पैसे का अनुरोध भी कर सकते हैं। कथन दो सही है, आरबीआई ने वित्तीय समावेश के लिए यूपीआई 123 पे लॉन्च किया है जो आईवीआर कॉल और मास्टर्ड कॉल के जरिए बिना इंटरनेट के काम करता है। तीसरा गलत है। क्यों गलत है? यूपीआई में टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन, डिवाइस वाइज्ड सिस्टम वेरिफिकेशन और यूपीआई पीआईएन अनिवार्य रूप से काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेलीकॉम नीति के तहत भारत में 5G नेटवर्क के रोल आउट के वैज्ञानिक सिद्धांत और दैनिक जीवन के अनुप्रयोग पर विचार कीजिए। इसका पहला पॉइंट है 5G नेटवर्क मुख्य रूप से 4G की तुलना में बहुत उच्च आवृत्ति हाई फ्रीक्वेंसी वाली मिलीमीटर तरंगों का उपयोग करता है। दूसरा पॉइंट है 5G में टेनेंसी डेटा ट्रांसमिशन में होने वाली देरी 4G की तुलना में काफी अधिक होती है, जिससे टेलीमेडिसिन के लिए अनुपयुक्त है। तीसरा पॉइंट देखते हैं नेटवर्क स्माइलिंग 5G की एक प्रमुख विशेषता है जो एक ही भौतिक नेटवर्क पर कई वर्चुअल नेटवर्क बनाने की अनुमति देता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है, बताइए कमेंट बॉक्स में। जिसने पहला वीडियो नहीं देखा है वो जाके आगे के 15 क्वेश्चंस देख ले, पीछे के 15 क्वेश्चंस देख ले, सॉरी जो करा चुके हैं। ये हो गया। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कथन एक सही है, 5G की स्पीड मिलीमीटर वेव्स 30 GHz से 300 GHz के कारण होती है। कथन दो गलत है, 5G में टेनेंसी बहुत कम होती है, अल्ट्रा लो लेटेंसी लगभग 1 मिलीसेकेंड होती है। यही कारण है कि यह रिमोट सर्जरी और सेल्फ ड्राइविंग कारों के लिए एकदम उपयुक्त है। तीसरा कथन सही है, नेटवर्क स्माइलिंग के जरिए ऑपरेटिंग स्मार्ट घरेलू उपकरणों और क्रिटिकल हेल्थ केयर के लिए अलग अलग स्पीड बैंडविड्थ के वर्चुअल नेटवर्क आवंटित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीस नंबर क्वेश्चन है, भारत में ई गवर्नेंस के तहत आधार प्रणाली में प्रयुक्त बायोमेट्रिक तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से क्वेश्चन देखिए, भारत में ई गवर्नेंस के तहत आधार प्रणाली में प्रयुक्त बायोमेट्रिक तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखिए पहला पॉइंट है, यह केवल फिंगर प्रिंटिंग और आइरिस स्कैन का उपयोग करता है, इसमें डीएनए प्रोफाइलिंग शामिल नहीं है। यूआईडीआई के अनुसार ऑथेंटिफिकेशन प्रणालीकरण के दौरान आधार सर्वर यह जान लेता है कि नागरिक ने किस विशिष्ट सेवा जैसे किस बैंक या किस अस्पताल के लिए प्रमाणीकरण किया है। आपको बताना है कौन सा कथन सही है, पहला या दूसरा, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। सिर्फ एक कथन सही है। देखिए कथन एक सही है, आधार में जनसांख्यिकीय डेटा के साथ केवल फिंगर प्रिंटिंग और आइरिस आंखों की पुतली स्कैन की जाती है, इसमें डीएनए या ब्लड ग्रुप शामिल नहीं है। कथन दो गलत है,
सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और यूडीआई के गोपनीयता ढांचे, जीरो नॉलेज और आर्किटेक्चर के अनुसार यूडीआई केवल यस और नो में प्रमाणीकरण का जवाब देता है। वह लेन देन की प्रकृति या स्थान, जैसे किस बैंक से पैसा निकाला गया है, का कोई डेटा एकत्रित नहीं करता। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से दूसरा टॉपिक साइंस टेक का स्टार्ट होता है। भारत की विज्ञान प्रौद्योगिकी नीति का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। क्वेश्चन नंबर 21 है। देखते हैं, भारत सरकार की डिजिटल डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क पहल के दैनिक जीवन में प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है, भारत सरकार की डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क पहल के दैनिक जीवन में प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका पहला पॉइंट है, यह कोई विशेष एप्लीकेशन नहीं है बल्कि एक ओपन प्रोटोकॉल है जो विभिन्न ईआई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को आपस में जोड़ता है। दूसरा पॉइंट है, इसका उद्देश्य ई कॉमर्स बाजार को कुछ बड़ी कंपनियों के एकाधिकार से मुक्त कर छोटे खुदरा विक्रेताओं का सशक्त बनाना है। तीसरा पॉइंट है, ओएनडीसी पर खरीदारी करने के लिए खरीदार और विक्रेता दोनों का एक ही मोबाइल एप्लीकेशन पर पंजीकृत होना अनिवार्य है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। बताइए कमेंट बॉक्स में। पहला और दूसरा सही है। देखते हैं, ओएनडीसी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यूपीआई के तहत ही एक ओपन सोर्स नेटवर्क प्रोटोकॉल है। ओएनडीसी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यूपीआई के तहत ही एक ओपन सोर्स नेटवर्क प्रोटोकॉल है। दूसरा कथन सही है। यह छोटे किराना स्टोर और स्थानीय व्यापारियों को डिजिटल बाजार तक पहुंच देता है। तीसरा कथन गलत है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स की सबसे बड़ी विशेषता इंटर ऑपरेटेबिलिटी है, यानी खरीदार अगर पेटीएम का उपयोग कर रहा है तो वह उस विक्रेता से भी सामान खरीद सकता है जो केवल सेलर ऐप पर पंजीकृत है। एक दोनों का ही ऐप पर होना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, दैनिक वित्तीय लेन देन के लिए भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया ई रूपी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ई रूपी के संबंध में बताना है। दैनिक वित्तीय लेन देन में भारत सरकार ने लॉन्च किया भारत दैनिक वित्तीय लेन देन के लिए भारत सरकार ने लॉन्च किया ई रूपी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला पॉइंट है, यह एक उद्देश्य विशिष्ट एवं व्यक्ति विशिष्ट डिजिटल वाउचर है। दूसरा पॉइंट है, इसका उपयोग करने के लिए लाभार्थी के पास बैंक का खाता और इंटरनेट कनेक्शन होना अनिवार्य है। तीसरा पॉइंट है, यह डिजिटल मुद्रा का एक रूप है जिसे नगद में बदला जा सकता है। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। सिर्फ एक सही है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। कथन एक सही है। ई रूपी एक कैशलेस और कॉन्टेक्ट लेंस डिजिटल वाउचर है। जैसे अगर यह उर्वरक के लिए जारी हुआ है तो केवल उर्वरक खरीदने में ही इस्तेमाल होगा। कथन दो गलत है। या एसएमएस स्ट्रिंग या क्यूआर कोड के रूप में साधारण फीचर फोन बिना इंटरनेट पर भी प्राप्त किया जा सकता है और इसके लिए बैंक खाते की आवश्यकता नहीं है। कथन तीन गलत है। या प्रीपेड वाउचर है डिजिटल मुद्रा। ई रूपी सीबीडीसी नहीं है और इसे नगद कैश में नहीं बदला जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आजकल कॉन्टैक्ट लेंस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, टैप एंड पे और स्मार्टफ़ोन में नियर फील्ड कम्युनिकेशन तकनीक का उपयोग आम हो गया है। इसके वैज्ञानिक सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, नियर फील्ड कम्युनिकेशन तकनीक बहुत कम दूरी, आमतौर पर 4 सेंटीमीटर या उससे कम पर काम करती है। दूसरा पॉइंट है, यह ब्लूटूथ की तुलना में डेटा ट्रांसफर करने के लिए बहुत कम बिजली की खपत करता है। एनएफसी केवल वाई-फाई तरंगों पर आधारित है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। सिर्फ पहला और दूसरा सही है। पहला सही है। नियर फील्ड कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी सुरक्षा विशेषता इसकी कम सीमा, शॉर्ट रेंज है, जिससे कार्ड की दूर से क्लोनिंग नहीं की जा सकती। दूसरा कथन सही है। नियर फील्ड कम्युनिकेशन उपकरणों जैसे पैसिव कार्ड्स को अपनी कोई बिजली नहीं चाहिए होती है। वे रीड के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से ऊर्जा लेते हैं। कथन 3 गलत है। क्यों गलत है? देखिए, यह वाई-फाई पर नहीं, बल्कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। भारत की राष्ट्रीय भारत की राष्ट्रीय एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग 3D प्रिंटिंग रणनीति के दैनिक और औद्योगिक अनुप्रयोग पर विचार कीजिए। इसका पहला पॉइंट है, 3D प्रिंटिंग एक सबट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया है जिससे सामग्री को काटकर आकार दिया जाता है। दूसरा पॉइंट है, चिकित्सा क्षेत्र में इस तकनीक का उपयोग करके कस्टम निर्मित प्रोस्थेटिक्स, कृत्रिम अंग और डेंटल इम्प्लांट बनाए जा रहे हैं। इसका तीसरा पॉइंट है, भारत में भवन निर्माण के लिए 3D प्रिंटिंग का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है। आपको बताना है इनमें कौन सा कथन सही है। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, कभी मैं सही पूछूंगी, कभी मैं गलत पूछूंगी, तो आप पहले से ही इसको पॉइंट आउट कर दीजिए ताकि एग्जाम में भी ऐसी गलती ना करें। एग्जाम में बहुत गलती होती है कि नहीं नहीं होता है और उसको हम सही पढ़ लेते हैं। सिर्फ 2 सही है इसमें। पहला गलत है। 3D प्रिंटिंग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है जिससे सामग्री को परत दर परत जोड़ा जाता है, काटा नहीं जाता। जोड़ा जाता है, काटा नहीं जाता। कथन 2 सही है। चिकित्सा और एरोस्पेस में इसका उपयोग हो रहा है। तीसरा गलत है। तीसरा कथन गलत है। भारत में 3D प्रिंटिंग प्रिंटेड घरों और डाकघरों जैसे बेंगलुरु में का निर्माण सफलतापूर्वक किया जा चुका है। खूब न्यूज़ में रहा था ये तो, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के ऊर्जा संक्रमण नीति के तहत पेट्रोल में एथेनॉल सम्मिलित का लक्ष्य एथेनॉल 20% रखा गया है। दैनिक जीवन और पर्यावरण पर इसके प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। एथेनॉल का कितना प्रतिशत यूज होना चाहिए, ये काफी दिन से अभी बहुत ज्यादा करंट में रह रहा है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। पहला पॉइंट है, एथेनॉल एक जैव ईंधन है जो मुख्य रूप से गन्ने के शीरे, टूटे चावल और कृषि अवशेषों के किण्वन से प्राप्त होता है। दूसरा पॉइंट है, पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से वाहनों से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन में वृद्धि होती है। तीसरा पॉइंट है, एथेनॉल सम्मिश्रण से भारत के कच्चे तेल के आयात बिल में कमी आती है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। कमेंट बॉक्स में आंसर दें। पहला और तीसरा सही है।
कथन एक सही है, यह बायोमास से बनाया जाता है जिससे किसानों की आय बढ़ती है। दूसरा कथन गलत है। एथेनॉल में ऑक्सीजन होता है जो ईंधन के पूर्ण दहन में मदद करता है जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड और अन्य हानिकारक उत्सर्जन काफी कम हो जाते हैं। कथन तीन सही है, यह ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। भारत सरकार की राष्ट्रीय ब्लॉकचेन नीति रणनीति, ब्लॉकचेन रणनीति, ये भी खूब करंट में था, अच्छे से पढ़िए। भारत सरकार की राष्ट्रीय ब्लॉकचेन रणनीति के संभावित सार्वजनिक अनुप्रयोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्लॉकचेन एक अपरिवर्तनीय और विकेंद्रीकृत खाता वही है। दूसरा पॉइंट है, इसका उपयोग भूमि रिकॉर्ड के सुरक्षित डिजिटलीकरण और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है, ब्लॉकचेन तकनीक केवल क्रिप्टो करेंसी तक ही सीमित है, इसका प्रशासन में कोई भी उपयोग नहीं है। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। पहला और दूसरा सही है। सॉल्यूशन देखते हैं। कथन एक सही है, ब्लॉकचेन में दर्ज किए गए डेटा को बदला या हैक किया जाना लगभग असंभव होता है। ब्लॉकचेन में दर्ज किए गए डेटा को बदला या हैक किया जाना लगभग असंभव होता है। कथन दो सही है, कई राज्य सरकारें जैसे महाराष्ट्र जाति प्रमाण पत्र और भूमि रिकॉर्ड जारी करने के लिए ब्लॉकचेन का उपयोग कर रही हैं ताकि दैनिक जीवन में आम आदमी को भ्रष्टाचार और जालसाजी से बचाया जा सके। कथन तीन गलत है। क्रिप्टो करेंसी इसका एकमात्र अनुप्रयोग है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। इंटरनेट और संचार की लाईफाई लाइट वेलिडिटी तकनीक जिससे भविष्य के दैनिक उपयोग की तकनीक माना जा रहा है के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका पहला पॉइंट है, यहाँ डेटा ट्रांसमिशन के लिए रेडियो तरंगों के बजाय दृश्य प्रकाश का उपयोग करता है। लाईफाई की डेटा ट्रांसफर गति वाईफाई की तुलना में बहुत धीमी होती है। लाईफाई सिग्नल दीवारों के आर पार नहीं जा सकते जिससे यह वाईफाई की तुलना में अधिक सुरक्षित नेटवर्क बनता है। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। दूसरा तीसरा कथन सही है। कथन एक सही है, यह एलईडी बल्बों के माध्यम से प्रकाश के फ्लिंकरिंग जिसे इंसानी आंखें नहीं देख सकती का उपयोग करके डेटा भेजता है। दूसरा कथन गलत है, लाईफाई की स्पीड वाईफाई की तुलना में कई गुना अधिक है। ठीक है, लाईफाई की स्पीड वाईफाई की तुलना में कई गुना अधिक है। कथन तीन भी सही है, क्योंकि प्रकाश दीवारों को पार नहीं कर सकता इसलिए कमरे के बाहर का कोई व्यक्ति आपका नेटवर्क हैक नहीं कर सकता, ज्यादा प्रोटेक्टेबल है ये। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। भारत में डीप फेक डीप फेक तकनीक से उत्पन्न चुनौतियों को रोकने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत नीतियां लागू की गई हैं। डीप फेक के वैज्ञानिक पहलू पर विचार कीजिए। पॉइंट वन देखिए इसका, यहाँ जनरेटिव एडवर्स एडवर्सरियल नेटवर्क नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक का उपयोग करके बनाया जाता है। डीप फेक तकनीक का उपयोग केवल वीडियो में चेहरों को बदलने के लिए किया जाता है। यह ऑडियो आवाज की नकल नहीं कर सकता। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें। सिर्फ एक सही है। कथन एक सही है। GANS में दो न्यूरल नेटवर्क जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर
आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे अत्यंत यथार्थवादी रियलिस्टिक सिंथेटिक मीडिया का निर्माण होता है। कथन 2 गलत है। डीप फेक ऑडियो वॉयस क्लोनिंग का उपयोग करके भी लोगों की आवाज की हूबहू नकल की जा सकती है, जिसका उपयोग साइबर साइबर अपराधी दैनिक जीवन में फ्रॉड कॉल करने में कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सतत सतत सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन योजना के तहत प्रोत्साहित किए जा रहे संपीड़ित बायोगैस सीबीजी कंप्रेस्ड बायोगैस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंप्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन कृषि अवशेषों, पशु गोबर, नगर पालिका के ठोस कचरे के अवायवीय पाचन द्वारा किया जाता है। रासायनिक संरचना ऊर्जा क्षमता के मामले में सीबीजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी के लगभग समान है। सीबीजी में मुख्य ज्वलनशील गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला और दूसरा सही है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। कथन 1 सही है। या वेस्ट टू वेस्ट कचरे से कंचन का बेहतरीन उदाहरण है। वेस्ट टू वेल्थ का बेहतरीन उदाहरण है। दूसरा कथन भी सही है। शुद्धिकरण के बाद सीबीजी में मेथेन का प्रतिशत बहुत अधिक होता है, जिससे इसे सीधे सीएनजी वाहनों और उद्योगों में इस्तेमाल किया जा सकता है। कथन 3 गलत है। सीबीजी और सीएनजी दोनों में मुख्य ज्वलनशील गैस मेथेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। भारत में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए विकसित की गई जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल धारा मास्टर हाइब्रिड 11 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, इसे दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स द्वारा विकसित किया गया है। दूसरा पॉइंट है, यहाँ एक ट्रांसजेनिक सरसों की किस्म है जिसमें वर्निस वॉरस्टार तकनीक का उपयोग किया गया है। तीसरा पॉइंट है, यह भारत में व्यावसायिक खेती के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित है और इसे पर्यावरण मंजूरी नहीं मिली है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला दूसरा सही है। सॉल्यूशन देखते हैं। कथन 1 और 2 सही है। DMG 11 एक स्वदेशी ट्रांसजेनिक हाइब्रिड सरसों है। ये भी याद रखिएगा। ये क्या है? DMG एक स्वदेशी ट्रांसजेनिक हाइब्रिड सरसों है। कभी पूछ ले क्या है, DMH 11 क्या है, तो सरसों है, जो भारत के खाद्य तेल आयात दैनिक उपयोग को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। कथन 3 गलत है, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति ने इसके पर्यावरण रिलीज बीज उत्पादन और परीक्षण के लिए की मंजूरी दे दी है। हालांकि यह मामला अभी सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है, लेकिन इसे पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। अगर आपको ये MCQs की क्लास पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।